देखो प्रोसीजर होता क्या है, पहले इसको समझो आप लोग, ठीक है कुछ भी नहीं इसमें, नथिंग है, मतलब इसके बिना भी तुम्हारा काम चलता है, तुम इसको नहीं भी लगाओगे तो भी तुम्हारी क्वेरी रन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। स्टोर प्रोसीजर का मतलब होता है इट इज़ अ प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट, मतलब ये किसी स्टेटमेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और वो किस तरह की स्टेटमेंट होती हैं? प्री कंपाइल्ड, यानी जो पहले से कंपाइल हो चुकी होती है। दैट यू कैन एग्जीक्यूट एट एनी टाइम बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ द प्रोसीजर, जिनको आप जब चाहें तब कॉल कर सकते हैं, जब भी किसी प्रोग्राम में कहीं ज़रूरत हो आप कॉल कर लो। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रोसीजर में हम अपने स्टेटमेंट को क्यों सेव करके रखते हैं? क्योंकि स्टेटमेंट को सेव करके तो व्यू में रखते थे, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई स्टेटमेंट है और उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो व्यू आपके पास है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट को सेव करने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट, प्री कंपाइल्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, प्री कंपाइल्ड होता क्या है। देखो, मान लो आपने कोई क्वेरी फायर करी, जैसे आपने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, आपने ये क्वेरी लिखी और इस क्वेरी को रन कर दिया। एक्चुअली जब आप कोई क्वेरी लिखते हो तो वो रन नहीं होती है ऐसे जैसा आप सोच रहे हो ना, वो इस तरीके से रन नहीं होती है। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट कंपाइल होती है, कंपाइल होने से इसका एक ऑब्जेक्ट तैयार होता है, उसको बोलते हैं कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपके स्टेटमेंट का एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट तैयार करता है। उसके बाद इस कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट को सिस्टम में रन किया जाता है, ये रन होता है सिस्टम में जाके, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। अब प्रोसेस क्या हुआ, मान लो कल को ये क्वेरी मैंने फिर से रन करी, वन टाइम रन किया, ये घूमा ऐसे ही, आपने दोबारा इसी क्वेरी को फिर से रन किया, ये फिर से जाएगा, कंपाइल होगा, ऑब्जेक्ट तैयार करेगा, रन होगा। यानी अगर आप इस स्टेटमेंट को 10 बार रन करते हो तो ये इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे जाता है, सेम टू सेम, टिट्टो सेम स्टेप। अब थोड़ी देर के लिए आप एक कल्पना करके देखो, आप यहाँ डुकेट में आए, कभी किसी के साथ हुआ हो ऐसा तो वाक्य मेरे साथ बयां करना। आप यहाँ पर आए, आते के साथ ही रिसेप्शन पे आपसे पूछा आईडी दिखाओ, आपसे पूछा आईडी, होता होगा ना, आईडी दिखाओ, आप दिखा देते हो, और दिखाने के बाद वो कहता है जाओ। तुम दूसरे दिन फिर आते हो, फिर कहता है आईडी दिखाओ, तो तुम कहते हो कल दिखाया था, वो कहता है फिर दिखाओ, कोई बात नहीं आप दिखा देते हो। लेकिन लगातार तीसरे दिन जाते हो, फिर कहता है आईडी दिखाओ, अब तुम कहते हो तेरे को चेहरा याद नहीं हुआ, होता है ना ऐसे कई बार। तो दैट इज पॉइंट कि वो हर बार कंपाइल करता है आपके ऑब्जेक्ट को। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई स्टाफ का बंदा आता है उससे आईडी नहीं मांगेगा ना आईडी कार्ड, कारण वो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं पहले कि ये 5 लोग हैं, इनको आंखों में बसा लो, ये कभी भी आएंगे, देख के पास करना है, देखा और पास किया, इनका कोई चेकिंग नहीं करना। वही होता है प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो आप इस स्टेट में क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट आपको पता है क्या रन करनी है, मुझे स्टेटमेंट जब रन करनी है तो इसको इस लंबे प्रोसेस से क्यों गुजारें, या डायरेक्ट रन हो। तो क्या कर सकते हो कि जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है, इस कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट को हम एक कंटेनर में डाल लेते हैं, और उस कंटेनर को ही प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। स्टोर, इसके नाम में देखो स्टोर प्रोसीजर होता है, स्टोर प्रोसीजर इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो चला जाता है, और इस प्रोसीजर को हम कोई भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। अब अगर मुझे रन करनी होगी ना ये स्टेटमेंट, तो मैं इस स्टेटमेंट को जब भी रन करूंगा तो मैं इसे रन नहीं करूंगा, मैं एक्स को रन करूंगा। आप क्या करोगे, एक्स को डायरेक्ट यहां से रन करोगे। जब भी आप कभी एक्स को रन करोगे तो आपके इस स्टेटमेंट को रन माना जाएगा, और ये स्टेटमेंट कभी कंपाइल्ड ही नहीं होगी क्योंकि इसके पास पहले से वो ऑब्जेक्ट है। तो आपका टाइम बचा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्वेरी में ये यूज किया जाता है। जब बड़े बड़े डेटाबेस पे काम करते हैं तो वहां पर मिली सेकंड को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझ में आ गया। तो आगे से जो भी आप अपनी क्वेरी लगाते हो तो उस क्वेरी को अगर हम प्रोसीजर में डाल दें तो वो क्वेरी फास्ट रन होगी और हमारा टाइम बचेगा। फेसबुक के ऊपर 2 अरब से ज्यादा यूजर है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कितने यूजर हैं? 2 अरब से ज्यादा यूजर है। आप जब फेसबुक पे अपनी क्वेरी लगाते हो, आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो आपका लॉगिन 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है।
2 अरब डेटा को स्कैन करता है वो। अगर आप ये सोच रहे हो ना 2 अरब डेटा को स्कैन करता है, तो आप सच में गलत सोच रहे हो। कुछ तरीका होगा जिससे वो उस तक पहुंचता है। कंप्यूटर की इतनी भी तेज स्पीड नहीं है कि 1 सेकंड में 1 अरब डाटा स्कैन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपकी क्वेरी का ऑब्जेक्ट पहले से कहीं स्टोर कर लेते हैं और तब उस क्वेरी को फायर करते हैं, ताकि वो दोबारा उसको स्कैन ना करें। जब भी तो आपके फेसबुक पे देखो, पहली बार आप फेसबुक पे लॉगिन करो, कैशे नाम की मेमोरी होती है, आप जब फेसबुक पे पहली बार लॉगिन करते हो तो टाइम लगेगा, लेकिन लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर दो, फिर लॉगिन करना, आप तुरंत हो जाएगा। वो उसको सेव कर लेता है, वो बार बार उसको प्रोसेस नहीं करता है। कभी भी देखना ये होता है ना प्रोसेस, आप पहली बार किसी वेबसाइट को खोलना टाइम लेगी, उसी के बाद दोबारा कभी उस साइट को खोलना वो जल्दी खुल जाएगी। यही सारी कहानी इसमें चलती है। तो जो अगर आप कोई स्टेटमेंट पहली बार चलाओगे वो टाइम लेगी, लेकिन उसके बाद वो स्टेटमेंट कभी भी बाद में चलेंगी तो जल्दी चलेगी। तो सारी ले देकर उन सब के पीछे की जो कहानी या लॉजिक है वो यही होता है, इसी को बोलते हैं प्रोसीजर। आई होप ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो बोल देना है कि भाई जो प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे हमारी क्वेरी की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हम कभी भी किसी स्टेटमेंट को रन करेंगे तो बार बार वो स्टेटमेंट आपकी कंपाइल्ड नहीं होगी, डायरेक्ट रन हो जाएंगी। सिंपल। अब इसको बनाना सीखना है कि हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू क्रिएट। देखो हम चलते हैं अपने सिक्वल के पास वापस। सबसे पहले हम डाटाबेस यूज करेंगे, जैसे हम वहाँ पे लिखते थे यूज आपके डाटाबेस का नाम, और इसके अंदर एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये डेटा हमको दे देता है, बट इसमें वो क्या रहा है, पहले ही कंपाइल्ड हो रहा है फिर डेटा आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका क्यों ना प्रोसीजर बना लिया जाए जिससे हमें इसे कंपाइल ना करना पड़े और डेटा जब हम रन करें डायरेक्ट आ जाए। तो इसका प्रोसीजर बनाने का तरीका समझो क्या होता है। देखो ये कोड समझना है आपको, ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ से पढ़ो आप। क्रिएट प्रोसीजर, आप अपने प्रोसीजर को जो भी नाम देना चाहते हो वो दे दो। प्रोसीजर के पीछे लास्ट में 2 राउंड ब्रैकेट होती हैं और इसमें कोई पैरामीटर आपको नहीं डालना है। अगर खाली डालना है, बिना पैरामीटर के कोई वैल्यू ढूंढनी है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देनी है बिगिन और एंड करके, और इसमें जो स्टेटमेंट आपको रन करनी है वो लिख दो। हमें डेटा चाहिए था एम्प्लॉय का, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और आपकी स्टेटमेंट जब एंड होती है तो क्या लगाते हैं लास्ट में, सेमीकोलन। अब यहाँ दिक्कत ये आएगी कि सिक्वल जब भी आप कभी सेमीकोलन लगाते हो तो उसको आखिरी पॉइंट समझता है और उसको समझता है कि सिक्वल एंड हो गया है। अगर सेमीकोलन लगा दिया तो सिक्वल यहीं एंड हो जाएगा, नीचे कोड जाएगा ही नहीं। तो ये आपकी जो कोडिंग होगी उसको कभी भी रन नहीं होने देगा। तो ऐसे केस में ये जो सेमीकोलन की स्टेटमेंट होती है जिससे आपके स्टेटमेंट को एंड माना जाता है, हम इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं डीलिमिटर। एक्चुअली इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है डीलिमिटर। तो हर स्टेटमेंट के लास्ट में जो डीलिमिटर होता है जिससे आपकी स्टेटमेंट एंड होती है उसको सेमीकोलन कहते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को रन करने से पहले अपने डीलिमिटर का साइन चेंज कर चुके हैं। हमने एक साइन यहाँ पर दे दिया डबल एंड, आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये माना जाएगा कि जब भी ये डीलिमिटर दोबारा आएगा वहां पर आपके स्टेटमेंट को एंड माना जाएगा। तो हमने रिप्लेस कर दिया सेमीकोलन को एंड के साथ। तो अब आप अपने कोड में बीच में कितनी भी बार सेमीकोलन लगा सकते हो, उसको वो एंड नहीं मानेगा। अब क्योंकि डीलिमिटर आपने चेंज कर दिया, इसीलिए इस लाइन को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर बनाएं, डेफिनेशन दें और अंत में जो कोड आपको लिखना है कोड लिख दें। अब हमें इतने डीलिमिटर को यहाँ पे लिखना है ताकि स्टेटमेंट को एंड माना जाए, इसलिए लास्ट में एंड लगाना है। और प्रोग्राम को खत्म होने से पहले पहले डीलिमिटर को चेंज कर देना, नहीं तो डीलिमिटर आपका बदल चुका होगा, m% हो जाएगा। तो डीलिमिटर को हम वापस से पहले जैसा सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये कोड हम एक बार बना के देखते हैं। हमें एम्प्लॉय के केस में क्या करना होगा, सबसे पहले डीलिमिटर चेंज करेंगे हम। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, डीलिमिटर इज ओके। अपने डीलिमिटर का कोई भी साइन ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो, जो मर्जी आपका मन करे। इस सिंगल में मत लेना क्योंकि ऑपरेटर हो जाता है, तो डबल करके ले लेना। अब अपना प्रोसीजर बनाएंगे, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम मैंने रखा गेट एम्प्लॉय।
2 ब्रैकेट लगा दिए। अब डेफिनेशन देंगे बिगिन और एंड करके, और यहाँ पर जो भी आप अपने डेफिनेशन में लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। तो हमने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सेमीकोलन लगा दिया। अब क्योंकि हम अपने डिलीमीटर को यहाँ पर कॉल करेंगे अपनी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, तो M% लगा देना है। अब जाते जाते प्रोग्राम बंद होने से पहले पहले डिलीमीटर अपना पुराना वाला सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने लगाया डिलीमीटर और अपना सेमीकोलन, स्टेटमेंट बन के तैयार हो गई। अब कभी भी अगर आपको ये रन करनी है ना स्टेटमेंट, तो प्रोसीजर में डाल के रन करो। प्रोसीजर एक बार बना लिया, क्या नाम है प्रोसीजर का, गेट एम्प्लॉय, तो आप गेट एम्प्लॉय को कॉल करना है आप हमेशा, इससे आपका कोड कंपाइल नहीं होगा कभी भी। अब कोड को रन करते हैं, सिलेक्ट किया स्टेटमेंट, सारा कोड सिलेक्ट करके ये बटन प्रेस करते हैं, आपका कोड रन कर दिया जाएगा। ये पहले से एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये कोड पहले से बना हुआ है। इसका नाम मैं 2 डाल के लगा लेता हूँ, सेम नाम का प्रोसीजर दोबारा नहीं बनता, जैसे सेम नाम की टेबल नहीं बनती। इसको रन कर लीजिए। अब याद रखना है इसका नाम है गेट एम्प्लॉय 2। कोड को रन किया और आपका ये कोड बन गया फाइनल। अब बात आती है प्रोसीजर को कॉल कैसे करें। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कीवर्ड यूज होता है कॉल, CALL फाइनल। क्या लिखते हैं, CALL। थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए, अगर आप MySQL पे प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो तो कीवर्ड यूज होगा कॉल, लेकिन SQL सर्वर पे अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो वहां पर कीवर्ड यूज होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, याद रहेगा। SQL पे अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कीवर्ड यूज होता है एग्जीक्यूट, और MySQL पे अगर रन करते हैं तो कीवर्ड यूज होता है कॉल। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको याद रखना है आपको कौन सा SQL पे रन करना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पर कॉल लिखना है और आपके जो भी प्रोसीजर का नाम है वो डाल देना, एम्प्लॉय, और रन कर दो, सिंपल। अब कोड को रन करते हैं, स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया और ये फिर से बटन प्रेस किया आपने। अब देखिए पूरा डाटा आ गया। इस दौरान जब ये डाटा आया तो कोड कंपाइल नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट चला है, इसी को प्रोसीजर कहते हैं। एक प्रोसीजर और बनाना सिखाता हूँ आपको। मान लो इस बार आपको डेटा आईडी के अकॉर्डिंग लाना है, तो डायनेमिक हो जाएगा। हमको आईडी डालें और उसके अकॉर्डिंग डाटा आ जाए हमारे पास, ठीक है। आईडी सिर्फ आपकी बदली जाएगी, बाकी तो स्टेटमेंट सेम रहेंगी। तो यहाँ उसका प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा, देखो इस पर आ जाइए। सबसे पहले आपने डिलीमीटर चेंज करना है, प्रोसीजर बनाएंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का जो भी नाम आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमें एक डाटा इनपुट कराना है अपनी साइड से, तो इनपुट कराने के लिए इन नाम का कीवर्ड लिखते हैं, और जो वैल्यू आपको इनपुट करानी है वो यहाँ मेंशन कर देना, जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हो। हमें आईडी यहाँ पे पास करना है, डाटा टाइप के साथ बता देना आप, आईडी आपको पास करना है। अब उसकी डेफिनेशन देनी है यहाँ पर बिगिन और एंड के अंदर। तो डेफिनेशन में लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, वेयर आईडी के अकॉर्डिंग डाटा ले लीजिए। जो आईडी आपने यहाँ पर पास करी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए आप, वो ले लेगा इसको, और लास्ट में इसको बंद कर दीजिएगा। आपका प्रोसीजर तैयार। एक बार इसे बना के देखते हैं। अब हमें यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कराना है, मतलब सर्च करके लाना है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ पर अपना प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें डिलीमीटर, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैंने लिखा गेट एम्प्लॉय बाय आईडी 2 करके लिख रहा हूँ, पहले हो सकता है बना हुआ हो। इन करना है, हमें इनपुट कराना है डाटा आईडी नाम से, और डाटा टाइप लिखना इंट। अब डेफिनेशन देंगे बिगिन और एंड, डिलीमीटर में आई यहाँ लगा देना। अब यहाँ पे डेफिनेशन में आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर जो कॉलम का नाम है वो उठाना है, कॉलम का नाम है EID, इसको मैच करेंगे इस वाली वैल्यू से जो यहाँ पे इसका नाम है ID। अब हम इसको एंड कर देंगे स्टेटमेंट को, और अपना वापस से डिलीमीटर सेट कर देंगे सेमीकोलन। बन गया प्रोसीजर। अभी रन करते हैं, रन। अब कॉल करके देखते हैं। तो रिकॉर्ड एक बार देख लो कौन से रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से किसी भी रिकॉर्ड को हम कॉल कर सकते हैं, बस हमें आईडी पास करना होगा। हमें लिखना है कॉल, जो भी प्रोसीजर का नाम है वो लिखेंगे एम्प्लॉय ID 2। आईडी अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डाला, तो करता है क्या है, ये जो आपका रिकॉर्ड 4 नंबर है वो यहाँ पे चला जाता है, और वो रिकॉर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये क्वेरी जब आपकी फायर होती है तो यहाँ पर आईडी को 4 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर ये उठ के आएगा आपके पास। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
सिलेक्ट किया, कोड रन, एंड यू गॉट आंसर रिकॉर्ड नंबर 4। तो ये था प्रोसीजर जो यहाँ कंप्लीट होता है। कोई सवाल किसी का? अब बचता है सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शन। ठीक है, अब देखो फंक्शन कैसे यूज होगा। हाँ, जो भी लगाना लगाओ, इसमें सब कुछ यूज होगा। क्वेरी है, आप क्वेरी में कुछ भी लिखो, इट्स अ क्वेरी ना, क्वेरी में जो भी आप लिख सकते हो लिख दीजिए। नेक्स्ट देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सम हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया। ये जितने भी फंक्शंस होते थे ये सारे के सारे इनबिल्ट होते थे, रेडीमेड होते थे। लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर हमें खुद अपना कोई फंक्शन बनाना पड़े तो हम बना सकते हैं। उसी को यूडीएफ के नाम से जाना जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन बनाने के पीछे का कारण होता है लॉजिक को एक जगह बना के रख देना, ताकि जब भी आपको काम करना पड़े आपको वो लॉजिक बार बार ना लगाना पड़े, आप फंक्शन कॉल करो और काम हो जाए। अब ये जो इनबिल्ट सारे फंक्शन होते थे लॉजिक ही तो होते थे, उसमें लेफ्ट साइड से डाटा उठाना, लेफ्ट फंक्शन कॉल करा, लॉजिक लग गया। किसी की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन फंक्शन कॉल करते थे और वो पोजीशन निकाल के दे देता था। तो सारे के सारे उसमें लॉजिक लगे होते थे। हम भी अपना कोई भी लॉजिक लगा के अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये फंक्शन के तहत आता है, जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फंक्शन बनाने का तरीका देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। दो एग्जांपल मैं इसमें दूंगा सेम, आ जाइए यहाँ पे। मान लीजिए पहला फंक्शन हम बनाना चाहते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, सम करने का फंक्शन हमको बनाना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है डिलीमीटर चेंज करना, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट आपकी चलेंगी, हर स्टेटमेंट के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होगा। सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर डिलीमीटर को बदल देंगे। तो हमने पहले तो डिलीमीटर को बदला। फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज होगा क्रिएट फंक्शन। जैसे प्रोसीजर में क्रिएट प्रोसीजर होता था, यहाँ पे होगा क्रिएट फंक्शन, और ये आपके फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ पर पैरामीटर सेम ऐसे ही पास किए जाते हैं जैसे किसी प्रोग्रामिंग में पास किए जाते हैं। लास्ट में जो 2 बच्चे ना, दीपक मनोचा एंड मोहित अलावत, जो गरीबी बोल रहे थे बहुत देर से, है ना, आवाजें आ रही हैं। एक बच्चा डिस्टर्ब हुआ तब मैंने बोला, एक नोटिस करा था किसी ने, ये अजय थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था या अरुण डिस्टर्ब हुआ था, तब मैंने बोला। समझ रहे बात? सर ये एक बात होते हैं को भी गरीब होना नहीं, ये बोलना एक घंटे। तो देखो मुद्दा बात की बात है, 10 मिनट लगेंगे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा टाइम दे दूंगा, जो मर्जी करिएगा। मेरे को मजबूर ना करें, सख्ती से आऊँगा मैं नहीं चाहता लास्ट में जाते जाते विदाई गलत हो जाए तुम्हारी। ठीक है, जैसा चल रहा है माहौल बढ़िया पे चलता रहे, अपना फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलो साइलेंट सभी, कीप साइलेंट। ना देखो यहाँ पे लिखा क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम। यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करने होते हैं। इसमें बिल्कुल पैरामीटर वैसे ही पास करते हैं जैसे किसी पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं फंक्शन बनाते वक्त, किसी भी प्रोग्रामिंग में। ये होता है वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम हो सकता है भाई वेरिएबल का, जैसे आईडी, नेम, कुछ भी वेरिएबल है तो आपका XYZ। और ये आपके डेटा टाइप होते हैं। जैसे मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं तो 2 वेरिएबल पास करेंगे ना, X और Y नाम से, और इनका टाइप बताएंगे। अगर 2 नंबर इंटीजर टाइप के तो इंट लिखेंगे, डबल टाइप के तो डबल लिखेंगे, तो वही उसका डेटा टाइप हो गया। ये क्लियर होगी पॉइंट? अब फंक्शन में एक बात ध्यान रखना, प्रोसीजर और फंक्शन में एक फर्क होता है। वो ये होता है कि प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट द फंक्शन रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन हमेशा रिटर्न करते हैं। तो अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है और उसको कोई डेटा आप दे रहे हो, जैसे आप टोटल का फंक्शन बना रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कुछ रिटर्न करेगा। अगर मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ तो वो बदले में मेरे को नंबर ही देगा। अगर मैंने एक नंबर डाला और मेरे को मैसेज में चाहिए ये इवन है कि ऑड है, तो वो बदले में मेरे को टेक्स्ट देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट से आपको आउटपुट क्या लेना है, उसी टाइप को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो रिटर्न्स में वो टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर नंबर पास किए तो मुझे बदले में इंटीजर ही मिलेगा ना, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख लिया रिटर्न्स में इंट। उसके बाद एक लाइन और लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक ऐसा कीवर्ड होता है जो इनपुट पैरामीटर को सुनिश्चित करता है कि डेटा इनपुट के थ्रू आएगा। अगर आपने ये कीवर्ड नहीं लिखा तो इसको फाइनलाइज नहीं करेगा और आपके डाटा को एज्यूम नहीं किया जाएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक ही सुनिश्चित करता है कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर के थ्रू आ रहा है, इस फंक्शन के थ्रू आ रहा है। अब आप इसकी डेफिनेशन देंगे। यहाँ पे डेफिनेशन देने के लिए यहाँ पे लॉजिक लगेगा, छोटा सा लॉजिक। क्या लगेगा? हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया एक नॉर्मल वेरिएबल, और ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया रिजल्ट नाम से। इसका टाइप मेंशन कर दिया हमने इंटीजर, जिसमें रिजल्ट आएगा।
अब हमने इसके अंदर सेट कर दिया रिजल्ट के अंदर क्या, ये जो पहला पैरामीटर था वो और दूसरा पैरामीटर, इन दोनों को जोड़ के ऐड कर दिया। अगर आपने इस फंक्शन में दो वैल्यू डाली होंगी 4 और 5, यहाँ पर पहले पैरामीटर में 4 चला गया, दूसरे में 5 चला गया, दोनों जुड़कर बन गए 9, और इसका जो आंसर होगा वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेट हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, और ये वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इसका टाइप यहाँ पे मेंशन है, देखो इंटीजर, इसी टाइप का डाटा रिटर्न हो सकता है। अगर आपने कोई और टाइप का डाटा रिटर्न करा तो वो टाइप यहाँ बदल के रखना है आपको, रिटर्न टाइप ये होता है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए रिटर्न करता हूँ डबल कोट्स के अंदर 9, तो ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर मुझे वेरकर लिखना होगा। वो डिपेंड करता है आप क्या रिटर्न कर रहे हो, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो वही लिखना है यहाँ पे, और अंत में आप अपने फंक्शन को बंद कर देंगे। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं ताकि और क्लियर हो आपके पास। अब ये एक छोटा सैंपल बता रहा हूँ, 2 नंबर ऐड करने के लिए ऐसे फंक्शन बनाया। आपको कल को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो उसका फंक्शन बनाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है वैसे ही सेम तरीके से उसका फंक्शन बनेगा। तो 2 नंबर ऐड करने के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले डिलिमीटर, ये हमने चेंज कर दिया। उसके बाद लिखना है क्रिएट फंक्शन। अब फंक्शन का नाम मैंने sum2 लिख दिया, सम हो सकता है पहले से कुछ हो, sum2 हमने यहाँ पे लिखा। 2 पैरामीटर पास कर दिए, x एक इंटीजर टाइप का और दूसरा पैरामीटर y इंटीजर टाइप का। अब हम यहाँ पर रिटर्न भी क्या कराएंगे, इंटीजर वैल्यू ही कराएंगे, और यहाँ पर आपको नीचे डिटर्मिनिस्टिक भी लिखना है, तभी वो वैल्यू को कंफर्म करता है। अब देनी है डेफिनेशन बिगिन और एंड के अंदर, और यहाँ पर लास्ट में डिलीमीटर को बंद कर देना है, डिलीमीटर को बाद में सेट कर देना है अपना, इतना काम हो गया। अंदर यहाँ पे लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए जो हमारे आंसर को स्टोर करेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेयर नाम का कीवर्ड, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हमने ले लिया, मान लीजिए z ले लिया, और इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल ले लिया हमने। अब हम इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे z में क्या कैलकुलेशन करेंगे, x प्लस y, तो ये जुड़ के आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को रिटर्न कर देना हमें, रिटर्न z, हमारा फंक्शन जो है बन के तैयार हो जाएगा। दैट्स फिनिश। अब यहाँ पर इन सबको इकट्ठा कर लो, अभी तक तो सही है सब कुछ। अब इसे चला के देखना है जस्ट। कोड क्रिएटेड। अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, आप एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करके देखो कैसे कॉल करते थे। जैसे आपने लिखा सिलेक्ट, अपर नाम का फंक्शन ऐसे कॉल करते थे ना, राम लिखते थे पूरा डाटा कैपिटल हो जाता था। ऐसे ही हमने जो फंक्शन बनाया वो भी तो ऐसे ही कॉल होगा। क्या नाम है इसका, sum2। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं सिलेक्ट sum2, और ये 2 वैल्यू हमने पास करी तो ऐसी तो कॉल होंगी, और ये मेरे को रिटर्न कर देंगी 6 नंबर। तो हमने खुद का फंक्शन बनाया और उसे कॉल करके देखा। तो इसी की तर्ज पे अगर इसको ढंग से आप समझ रहे हो ना कि कैसे चल रहा है, इसी की तर्ज पे वो दोनों फंक्शन बन जाएंगे जो मैंने तुमको दिए। तुम लोग अपनी विकेट यहीं गुजार लेते हो, तो वो कहाँ से बनेगी, वहां तक पहुंचते ही नहीं हो तुम लोग। अब एक एग्जांपल और देखो इसका, इवन ओड का एग्जांपल, इसको समझो। वापस से डिलीमीटर बदला, इस बार हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको नंबर देंगे और वो बदले में हमें बताएगा कि ये इवन है कि ऑड है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, और ये आपने एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया। रिटर्न किया वेरकर, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न होगी इस बार कि वो टेक्स्ट है, इवन है कि ऑड है, तो वेरकर में डाटा टाइप ले लिया, डिटरमिनिस्टिक लगा दिया, ये डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रिजल्ट नाम से, यहाँ पे लगाया लॉजिक इफ लगा के, नंबर ये वाला जो यहाँ से डाटा आया होगा उसको डिवाइड करके देखा 2 से, ये ऑपरेटर हमको रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है देन हमने सेट कर दिया रिजल्ट के अंदर इवन नाम का मैसेज। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे गए और वहां पर हमने सेट करा रिजल्ट के अंदर ओड नाम का मैसेज, और अंत में इफ हमने स्टार्ट किया था इसको बंद भी करना होता है। ऐसे ये स्टार्ट किया था यहाँ पे बंद, इफ की स्टेटमेंट यहाँ बंद होती है तो सेमीकोलन लगाना है। आपका पूरा कोड कंप्लीट हो गया, आपके पास जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट के पास होगा। रिजल्ट के पास या तो इवन होगा या ओड होगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन क्या है आपकी, किस तरीके से फॉलो हो रही है, और अंत में आप उस वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं। सिंपल। अब इसको भी एक बार बना के रन करके देखते हैं। सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप लिखेंगे डिलीमीटर, फंक्शन तैयार करेंगे क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने लिखा इवन और 2 करके, एक नंबर हमने पास कर दिया इसमें इंटीजर टाइप का। अब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक टेक्स्ट वैल्यू, तो मैंने वेरकर में 10 लिख दिया। इवन या ओड नाम का मैसेज हम प्रिंट करेंगे तो हमने ओड लिख दिया। यहाँ पे रिटर्न्स लिखना होता है, रिटर्न्स।
उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं डिटर्मिनिस्टिक। अब यहाँ पे आपको देनी है डेफिनेशन, बिगिन और एंड, और अंत में इसे बंद कर देना है और डिलीमीटर को पहले की तरह सेट करके चले जाना है। यहाँ पे आपका लॉजिक लगेगा। लॉजिक में अब बताओ, लॉजिक किसी को याद है तो कैसे कैसे लगाएंगे, कोशिश करो। डिक्लेयर किया पहले, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, टेक्स्ट टाइप में लेंगे, इफ एल्स लगाना है, नंबर n है, भाग करोगे 2 से, रिमाइंडर जो भी निकलेगा अगर 0 है तो जो आपका रिजल्ट है उसमें इवन सेट करोगे, नहीं तो एल्स पार्ट पे जो रिजल्ट है उसमें ओड सेट करोगे और यहाँ पर एंड इफ कर दोगे, कंप्लीट। और अंत में रिटर्न मारना है आपको अपना जो रिजल्ट आपने लिया था, दैट्स पॉइंट। कोड बन गया। अब जो पूरा कोड आपने बनाया है इसको पूरे को तसल्ली से सिलेक्ट करो, कहाँ तक है, यहाँ तक पूरा, और एग्जीक्यूट करो। क्रिएटेड। अब इसे रन करके देखते हैं। फंक्शन का नाम याद रखना है बस आपको, यहाँ पे कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट, फंक्शन का नाम लिखा इवन ओड 2 करके, और एक वैल्यू हमने डाली यहाँ पर 15, ये मुझे रिटर्न करेगा ओड, एक मैसेज आएगा ओड, कारण ये 15 नंबर यहाँ पे n में गया, उसके बाद इस 15 को जब डिवाइड किया तो ये फेल हो गई कंडीशन, रिजल्ट में ओड चला गया और यही वैल्यू रिटर्न हो रही है आपको, तो ये आपको वही आंसर रिटर्न करेगा। व्हेन यू रन यू गॉट एन ओड। अगर इस वैल्यू को हम चेंज कर दें तो ऑब्वियसली ये मुझे इवन रिटर्न कर देगा। तो ये तरीका होता है खुद अपने फंक्शन बनाने का। तो यहाँ पर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी कंप्लीट हो। कोई सवाल? अब आपको बताते हैं कि एक्सेल से डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। अगर सीक्वल में आपके पास डाटा है, मान लीजिए ये डाटा आपके पास है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये डाटा आपके पास है। अब ये पूरा का पूरा डाटा हमें एक्सेल में चाहिए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ एक्सपोर्ट करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है माई सीक्वल में। आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर देंगे। जब भी आपका कोई डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा तो वो CSV फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम इसको डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, एम्प्लॉय के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। आपका ये पूरा डाटा डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा। आगे फाइल खोल के देख लीजिए, वही डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखो, इससे आप एक चीज का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इसमें 15-20 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, अब सीक्वल में इंसर्ट की कोई कौन लगाए। आपने डाटा यहाँ ले लिया अपना, ठीक है, यहाँ ले लिया। आपको जो भी एंट्री करनी है क्या करो, आप यहाँ पे कर लो एक साथ पहले ही, और फिर इसको सीक्वल में पहुंचा दो, उल्टा कर दो, तो आपको इंसर्ट की क्वेरी से बच जाओगे। आपके पास एक्सेल में कितना भी डाटा कहीं से भी आ जाए, डायरेक्ट आप सीक्वल में इंपोर्ट मार सकते हैं। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। ये सेम डाटा हम सीक्वल में पहुंचाएंगे इस बार, ठीक है। अभी हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करके देखा, अब हम इंपोर्ट करके देखेंगे। सेम डाटा हमें सीक्वल में एक टेबल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो आप जाओ अपने सीक्वल पे, एक डाटाबेस बना लो जिसके अंदर आपको चाहिए क्रिएट डेटाबेस। डाटाबेस का नाम हमने डाल दिया माई सीक्वल और DB ऐसे करके, तो ये डाटाबेस बन गया। इसको यूज करेंगे माई सीक्वल DB। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये डाटाबेस आपको दिखेगा। देखो ये रहा माई सीक्वल DB। यहाँ पे टेबल नाम का ऑप्शन होता है, ये रहा। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ इंपोर्ट का बटन आता है, इंपोर्ट विजार्ड। इंपोर्ट विजार्ड पे आपसे CSV फाइल मांगेगा, आप उसको वो CSV फाइल ब्राउज करके दे दो। डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, एम्प्लॉय के नाम से है, ये रही। जब आप इतना करोगे तो यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब ये आपको बताएगा कि इस नाम से ये टेबल बनाएगा इस डाटाबेस के अंदर, तो आप आगे बढ़ना। अब इस तरह की आपको बताएगा कि इसमें ये फील्डिंग, ये डाटा है और इसके ये डाटा टाइप बना रहा है, वो ऑटोमेटिक बना रहा है सब कुछ। आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे जाके आपसे पूछा जाता है फील्ड सेपरेटर। जब आप टेबल क्रिएट करते हो ना, यहाँ पे तो क्रिएट टेबल बनाते थे, तो जब आप फील्ड क्या होती थी, कॉलम होते थे, एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम, तो बीच में कॉमा लगाते थे आप। तो यहाँ पर वो फील्ड सेपरेटर कॉमा लेना है आपको, ठीक है। एक रिकॉर्ड के बाद दूसरी रिकॉर्ड एक अगली लाइन में आती है, उसको लाइन सेपरेटर कहते हैं, और उसका टेक्निकल कोड होता है CR लाइन सेपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे 2 चीज बदलने के बाद बाकी बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और कुछ नहीं करना आपको, फिनिश।
आपके यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अब वो डेटा आपको यहाँ पे लाइव में दिखेगा, उस डाटा को यहाँ पर देखने के लिए इसे बंद करके दोबारा चलाना, ठीक है। इसको बंद करना और अब चला देना। इसको कनेक्ट किया हमने, अब आपके सामने हम उसी डाटाबेस को एक बार खोलते हैं, यूज माई SQL DB, और इसके अंदर वो टेबल होगी एम्प्लॉय नाम से, उसको चेक करते हैं। शो टेबल्स, एम्प्लॉय आ गई, इसको खोलते हैं हम यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो पूरा रिकॉर्ड इसमें मौजूद होगा। आपका SQL कोर्स खत्म, कोर्स दिखा देते हैं आपको। देखो अभी पहले यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए। थ्योरी हो गई, SQL डाटाबेस क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप कमांड आपको बता दी, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड हो गई, सिलेक्ट हो गई। ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, SQL में कमेंट कैसे बनाते हैं, एलियास कैसे बनाते हैं, सेव पॉइंट रोल बैक क्या होता है, नल यूनिक प्राइमरी चेक डिफॉल्ट फॉरन, सब हो गया कंप्लीट। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, जमा घटा गुना भाग ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल में एंड और होते हैं, कंडीशनल में वेयर और हैविंग होते हैं, लाइक बिटवीन इन ऑपरेटर हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, वेयर हो गया, लिमिट टॉप बता दिया, ग्रुप हो गया, हैविंग हो गया। देख लेना कुछ छूटा रहा हो तुम्हारा पास, है ना। ज्वाइनिंग हो गया, इनर लेफ्ट राइट फुल, व्यू बता दिया मैंने कैसे बनाते हैं, कैसे उसको ऑल्टर करते हैं, कैसे डाटा निकाला जाता है व्यू से। स्ट्रिंग के फंक्शन बता दिए थे, एग्रीगेट फंक्शन सम मैक्स मिनिमम फलाना, और डेट और टाइम के फंक्शन बता दिए थे। प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग अभी कराई तुमको, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्रोसीजर से डाटा निकालना हो गया, फंक्शंस बता दिया, CSV फाइल से डाटा कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक क्या बच रहा है, पाइथन आता है बस, तो फिर क्या करो, पाइथन पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा आपको डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन की कोडिंग करके ना, पाइथन अगर आता है आपको तो आप पाइथन की कोडिंग करके SQL से डाटा निकाल सकते हैं। अभी हमने डाटा निकाला एक्सेल से, ठीक है, कभी एक्सेल में डाटा निकालना है SQL से तो निकल जाता है, कभी आपको पाइथन में डाटा निकालना पड़ जाए, SQL में डाटा पड़ा हुआ और पाइथन की कोडिंग से निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथन एक बार पढ़ लो तो आपको बताइए, अगर पाइथन की क्लास चलेगी तो पाइथन में आपको ये बताएंगे, ठीक है, वहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर किसी को ना बताएं तो मेरे से कनेक्ट कर लेना, बता दूँ, 10 मिनट का काम है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा SQL हो जाता है एंड। अब ये बताओ, मेरे पास है 20 मिनट, क्लास तो बंद करो।